हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर जो है ना ये आज जो है लास्ट लेक्चर लेकर के आप लोग के लिए हाजिर हो रहे हैं। आज का क्लास जो है वो बिलियन चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, इसलिए आप लोग जो है अच्छा से आज ध्यान देंगे। और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा हेनरी का नियम। ये काफ़ी 12th के क्लास में 12th बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन हेनरी का नियम शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसी से संबंधित हेनरी का नियम है। जब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। द्रव में गैस की विलीयता। द्रव में गैस की विलीयता, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये तो है कि द्रव में क्या करना है, आपको गैस को घुलाना है। तो सबसे पहला आपके माइंड में सवाल ये आना चाहिए कि विलीयता कहते किसको है। आप तो कह देंगे सर विलीयता का मतलब घुला देंगे तो विलीयता होगा, लेकिन भाई विलीयता को आप परिभाषित करेंगे ना, ऐसे ही बोल देंगे घुला देंगे तो उसको विलीयता बोलते हैं। तो विलीयता का परिभाषा सुनिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे विलीयता का परिभाषा कि विलीयता होता क्या है। सोलबिलिटी, सोलबिलिटी देखो, इकाई आयतन विलायक में, मतलब कि विलायक के इकाई आयतन में गैस का अधिकतम कितना मात्रा घुल सकता है, उस अधिकतम मात्रा को हम विलीयता बोलते हैं। समझ रहे हो क्या बात बोल रहे हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक गिलास पानी लीजिए और इधर 2 किलो चीनी रखिए। एक गिलास पानी में धीरे धीरे चीनी को घुलाते जाइए, घुलाते जाइए, घुलाते जाइए। तो हमको ये बताओ, क्या एक गिलास पानी में 2 किलो चीनी घुल जाएगा? क्या नहीं घुलेगा। घुलाते जाइए, घुलाते जाइए, तो कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि अब चीनी उसमें डालेंगे तो घुलेगा ना, नीचे बैठेगा। तो जब चीनी घुलना बंद हो गया ना, मतलब कि विलेय का उसमें अधिकतम मात्रा जितना घुल गया है, उसको हम बोलते हैं विलीयता। खैर आपको जो है चीनी को नहीं घुलाना है, किसको घुलाना है? गैस को घुलाना है। समझ में आ रहा है। चलिए तो आप यहां पर मेरे साथ हेडिंग लिखिए, विलीयता का परिभाषा। निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का वह द्रव्यमान जो इकाई आयतन, जो इकाई आयतन विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, द्रव में गैस की विलीयता कहलाता है। विलीयता कहलाता है। समझ रहे हैं बात? सिंपल सा बात यही है कि इकाई आयतन विलायक में, इकाई आयतन मतलब समझ लो ना, 1 लीटर या फिर 1 मिलीलीटर। एक इकाई मतलब एक ही होता है। जैसे देखो हम लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ये हम जल ले रहे हैं, जल कितना है, तो ये जल लेते हैं 1 लीटर,
ये 1 लीटर क्या लिए हैं? जल। तो इस जल में आप क्या घुलाइए? गैस को घुलाइए। समझ रहे हैं ना? तो 1 लीटर जल में, मतलब जल विलायक हो गया, जितना गैस मैक्सिमम अधिकतम घुल सकता है ना, उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत? सही है ना? अब आ रहे हैं हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आइए चलते हैं अब अगला हेडिंग, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। माइंड को आप लोग बोर्ड पर रखेंगे, थोड़ा सा इधर करेंगे स्लिप कर जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर आप ही में गलती है, आपको पढ़ाने ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आइए विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहां लिखिएगा गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। solubility of gas, solubility of factors affecting solubility of gas। ठीक है, देखिए इसमें पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, कि भाई कौन कौन से बात है जिस पर गैस की विलेयता निर्भर करती है। तो पहला नंबर है गैस तथा विलायक की प्रकृति पर। ठीक है, कि गैस और विलायक की कैसा प्रकृति है, इस पर विलेयता निर्भर करेगा। मान लीजिए किसी गैस का प्रकृति जो है वह विलायक में ज्यादा घुलने वाला है तो उसका विलेयता ज्यादा होगा। किसी गैस का प्रकृति है कि वह कम घुलता है तो वह कम घुलेगा तो उसका विलेयता कम बोलेंगे। किसी विलायक का प्रकृति है कि वह अपने में ज्यादा घुलाता है गैस को। समझ रहे ना? तो बात यही है, गैस और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। लेकिन सवाल जरूर आपके माइंड में आता होगा कि सर एक बात बताइए कि कैसे हम जानेंगे कौन सा गैस ज्यादा घुलेगा और कौन सा गैस कम घुलेगा। जी सब कुछ क्लियर होगा, बस आप बोर्ड पर ध्यान देते रहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एक लाइन यहां पर, इसके बाद समझाएंगे, लिखने के बाद समझाएंगे। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक घुलता है, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में कम घुलता है, कम घुलता है। देखिए क्या कह रहा है कि गैस और विलायक की प्रकृति पर। तो कैसे पता चलेगा? तो यहां कह रहा है कि जो गैस ध्रुवीय गैस है वह ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और ध्रुवीय गैस जो होता है वह अध्रुवीय में नहीं घुलेगा। लेकिन सवाल जरूर आपके माइंड में आता होगा कि सर ध्रुवीय और अध्रुवीय हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान देना, पहले जैसे आप घर का पेंट आप करते हैं, अपने घर का पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग करते टाइम क्या हो रहा है कि आपके शर्ट में थोड़ा सा पेंट लग गया, पेंट, तो आप उसको पानी से छुड़ाइए। तो पानी से आप छुड़ाते रह जाइएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या करो, थोड़ा सा डीजल या किरोसिन का तेल उस पर डाल दो, देखो अपने से छोड़ देगा वो। समझ रहे हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि जो पेंट लगा हुआ है ना वह अध्रुवीय है, पानी क्या है? ध्रुवीय है।
इसलिए वो एक दूसरा को घुला नहीं पाता। कहने का मतलब ये है कि ध्रुवे ध्रुवे में घुलता है और अध्रुवे अध्रुवे में घुलता है। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे पता करेंगे कौन सा ध्रुवे है और कौन सा अध्रुवे है। समझ रहे हैं, ध्रुवे होगा तो ध्रुवे में घुलेगा, अध्रुवे होगा तो अध्रुवे में घुलेगा। लेकिन सवाल जरूर है ध्रुवे और अध्रुवे पहचानेंगे कैसे, यही ना। आइए मेरे साथ देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ध्रुवे है कि अध्रुवे है, यही ना। तो आपको करना क्या है, इसका पहले देखिए 11वीं क्लास में था, इसका परसंकरण निकालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो परसंकरण निकालिएगा ना तो sp आएगा, और sp का ज्योमेट्री जानते हैं, संरचना ज्यामिति कैसा, एक रेखीय लीनियर होता है। तो जब CO2 का संरचना बनाएंगे ना तो इसका संरचना ये बनेगा। 11वीं क्लास में पढ़े होंगे रासायनिक बंधन चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो इसका संरचना एक रेखीय बनेगा क्योंकि इसका परसंकरण sp आएगा, ठीक। अब देखो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन खींचेगा। विद्युत ऋणात्मकता मतलब खींचने का टेंडेंसी, ये खींचेगा। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन खींचेगा। अब देखो इधर भी एक ऑक्सीजन खींच रहा है, इधर भी एक ऑक्सीजन खींच रहा है, तो दोनों एक क्या करेगा, दूसरा को कैंसिल कर देगा, काट देगा। समझ रहे हैं। तो जब कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो। और रिजल्टेंट जीरो तो ध्यान दीजिएगा, यहां से एक वर्ड आएगा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जीरो। और ध्यान दीजिएगा द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि डाइपोल मोमेंट अगर जीरो आ गया तो वह यौगिक जो है ना वह होता है अध्रुवे। कौन सा होता है, तो अध्रुवे होता है। कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह अध्रुवे है, ठीक है। लिख लिया है ये, मिटाएं चलिए। इसके बाद एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको जल का, कि भाई पानी क्या होता है, वह ध्रुवे होता है कि अध्रुवे होता है, यही ना। चलो देखो जल्दी से। इसके बाद है H2O। तो सबसे पहले आपको इसका परसंकरण आना चाहिए। परसंकरण अगर बताएंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जब आपको हम P ब्लॉक पढ़ाएंगे ना तो वहां पर परसंकरण कैसे निकाला जाता है ये पढ़ाएंगे, क्योंकि 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका 11th क्लास में भी था, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, P ब्लॉक में पढ़ाएंगे। इसका निकालेंगे तो आएगा sp3 परसंकरण। इसका ज्यामिति बनेगा संरचना। तो देखिए संरचना इसका बनता है कोणीय, कोणीय इसका संरचना बनेगा ऐसे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है खींचेगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है खींचेगा। देखो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच जाता है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा ना। मतलब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं है, एक दूसरा को कैंसिल नहीं करेगा। तो आप यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलो ना, द्विध्रुव आघूर्ण नॉट इक्वल टू जीरो। और ध्यान दीजिएगा द्विध्रुव आघूर्ण अगर जीरो नहीं होता है तो वह होता है, जानते हैं क्या, ध्रुवे। क्या होता है, ध्रुवे। यानी कि H2O जो है वह ध्रुवे है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अध्रुवे है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में बहुत कम घुलेगा, क्योंकि ध्रुवे अध्रुवे को नहीं घुलाता है। समझ में आ रहा है। बस चलिए हो गया ये। तो पहला नंबर खत्म। अब आ रहे हैं हम सेकंड में। आप पढ़ रहे हैं विलयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इतना सारा चीज जानने के बाद अब हम आ रहे हैं नंबर 2। और नंबर 2 क्या है, ताप का प्रभाव। विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऐसे तो कोई लोग भी बता सकता है
कि मान लीजिए कि आप नीचे से तापमान दीजिए, गर्म करो और ऊपर से उसमें गैस को घुलाओ, तो गैस मान लीजिए कि आप गर्म करेंगे, पानी मान लीजिए जल ही है, तो पानी को आप गर्म कीजिए, तो गर्म करने से क्या होगा, उसमें से गैस निकलता है कि गैस उसमें और घुलेगा, निकलेगा ना जी। तो यही बात तो बोल रहा है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, गैस की विलीयता पर तो घटेगा, क्योंकि भाई गर्म करेंगे तो उसमें गैस निकलेगा, आपको अरे घुलाना है उसमें घुलेगा थोड़े ना, समझ रहे हो ना। तो लिखिएगा यहां पर सामान्यतः है ताप बढ़ाने पर गैस की विलीयता घटती है। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 क्या है, दाब का प्रभाव। गैस की विलीयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी गैस को ज्यादा घुलाना है तो अगर आप दाब लगाए हुए हैं तो वह ज्यादा घुलेगा। अब मान लीजिए कि यही एक उदाहरण आपको दे रहे हैं हम, यहां पर ये द्रव हो गया और इसमें क्या करना है कि गैस को घुलाना है, तो गैस को घुलाने के लिए अगर यहां पर आप दाब लगाएंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा घुलेगा। जैसे आप लोग ठंडा पीते होंगे ना कोल्ड ड्रिंक से, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काफी प्रेशर के साथ उसमें घुलाया जाता है, तभी ना आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर में जो रहता है वो बाहर निकल जाता है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, समझ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स में। क्लियर, बहुत ही दाब के साथ उसमें CO2 घुलाया जाता है तब जाके घुलता है उसमें। तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, विलीयता बढ़ जाती है। लिखेंगे यहां पर सामान्यतः है दाब बढ़ाने पर गैस की विलीयता बढ़ जाती है। क्लियर, इतना सारा चीज जानने के बाद अब हम आ रहे हैं हेनरी साहब के नियम में कि हेनरी का नियम क्या है। देखिए भाई, हेनरी का जो नियम है, ये हेनरी साहब बोले हैं तो हेनरी का नियम हो गया। अगर उस जमाने में आपका भी जन्म हुआ रहता तो वहां जो है हेनरी का नाम नहीं रहता, आपका नाम रहता। समझ, एकदम सिंपल सा बात बोले हैं। देखिएगा क्या सब आप जानते हैं, वही बात वो बोल दिए थे, वही बात वो बोल दिए तो लोग उनकी बात को मान लिए, आप नहीं बोले तो आपकी बात को नहीं माना गया। बस बात इतना ही था। बोलेंगे तब ना, बोलते ही नहीं है तो कहां से माना जाएगा, है ना बात है। चलिए आइए, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ठीक है, देखिए हेनरी साहब जो बात बोले हैं पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। देखो यहां पर ये द्रव है, क्या है, कोई द्रव, ठीक है, इसके ऊपर में गैस है। चलिए गैस हम ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। क्या है ये गैस है। यहां पर आप दाब लगाइए, क्या लगाइए, दाब, ऐसे दाब लगाइए। तो हमको ये बताइए कि जब आप ऐसे दाब लगाइएगा तो ये गैस क्या करेगा, द्रव की सतह पर दाब लगाएगा। जब आप दाब ऐसे लगाइएगा तो ये गैस क्या करेगा, द्रव की सतह पर दाब लगाएगा, और जितना ही द्रव की सतह पर दाब लगेगा
वह गैस उतना ही उसमें घुलेगा। बस यही हेनरी साहब बोले थे कि गैस की विलीयता द्रव की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि ये गैस जितना ही द्रव की सतह पर दाब लगाएगा वह उतना ही ज्यादा उसमें घुलेगा। हम भी तो बात यही आपको बोले हैं कि दाब लगाने से गैस की विलीयता बढ़ जाती है। बस वही बात जो आप जानते हैं हेनरी साहब बोल दिए, तो उसी को बोल दिए हेनरी का नियम। क्लियर? चलिए तो यहां पर हम लिखते हैं हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की विलीयता द्रव की सतह पर आरोपित आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आ रहा है समझ में जी? समझ लीजिए, सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए। गैस की विलीयता एस सोलबिलिटी विलीयता को लिखा जाता है, समानुपाती होता है किसके? तो आंशिक दाब के। आंशिक दाब समझ रहे हो ना, उस गैस का दाब। जैसे मान लीजिए कि इसमें दो गैस है तो दोनों का अलग अलग दाब होगा ना, तो किसी गैस के द्वारा जो दाब लगता है ना उसका आंशिक दाब होता है। अब इसके द्वारा जो दाब लगता है उसको बोलेंगे इसका आंशिक दाब। आप दोनों के आंशिक दाब को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल दाब, कुल दाब हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कुल दाब तो आंशिक दाब। अगर इस साइन को आप हटाते हैं समानुपाती वाला तो एक नियतांक आएगा ना, और वह नियतांक होता है के। समझे? बस ये है, कौन सा है जी? तो ये विलीयता है। समझे? बोलो। ये होता है हेनरी नियतांक। तो हेनरी नियतांक आपको टेंशन नहीं लेना है, जो पूछेगा वो देगा। हेनरी नियतांक, समझे? और ये तो आंशिक दाब है, अभी लिख दें। इतना भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आंशिक दाब। हेनरी का नियम अलग अलग गैस के लिए हेनरी का जो नियतांक है वो अलग अलग होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो पूछेगा वो हेनरी का मतलब के का मान देगा। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया हेनरी साहब का जो इनका बोलने कथन था वो लिख दिए। लेकिन आगे जो है साइंस है ना, अब साइंस में लोग इनके नियम पर सोचे, तो सोचने से क्या होगा कि इनके नियम के द्वारा एक और रूप आया। समझे? एक और अलग नियम आया। देखिए वो नियम क्या था, इसी पर उसको लाया गया है। समझ रहे ना? दोनों नियम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छा समझिएगा। ये समझ गए हैं? इसी से एक और नियम इस पर निकाला गया है, सोचने के बाद आया। ठीक है? चलिए तो अगला देखिए, इन्हीं के नियम से एक और नियम थोड़ा सा रिलेट किया गया, और वो देखिए क्या है। लिखेंगे आप, गैस की विलीयता को, वो नियम क्या था? बोलो। गैस की विलीयता को मोल प्रभाज के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो। यहां पर कह रहा है कि अगर गैस की विलीयता को, इसको
मोल प्रभाज के रूप में अगर प्रदर्शित किया जाए तो क्या होगा? ठीक है, कहें सर गैस की विलीयता को मोल प्रभाज के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? यही ना सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। देखो हमको ये बताओ कि मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? मोल प्रभाज इक्वल टू होता क्या है, हमको पहले ये बताइएगा। मोल प्रभाज, देखो मोल प्रभाज बराबर होता है मोल और बाटा में होता है कुल मोल। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा यहां पर। ठीक, विलीयता क्या होता है? तो विलीयता आपको बताए थे, विलायक के इकाई आयतन में जितना गैस का द्रव्यमान हो, जितना गैस का द्रव्यमान, तो हमको ये बताइए क्या मोल भी तो ये द्रव्यमान ही है ना? अरे रासायनिक मात्रक होता है, द्रव्यमान का मोल जो है ना वह रासायनिक मात्रक है और ग्राम और केजी क्या है? भौतिक मात्रक है। समझ रहे हैं? तो ये मोल भी द्रव्यमान का ही मात्रक होता है, रासायनिक मात्रक है। तो बताइए एक ये विलायक के इकाई आयतन में कितना गैस का द्रव्यमान है? तो हम नहीं कह सकते हैं कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि मोल भी ज्यादा है। अरे मोल ये हुई तो द्रव्यमान ही है ना, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि मोल पर जब आप द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो विलीयता बढ़ेगा और द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो मोल प्रभाज भी तो बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब मोल। इसलिए हम यहां पर बोलेंगे कि गैस की विलीयता जो है वो मोल प्रभाज है। मतलब कि इस बार गैस की विलीयता के जगह पर हम क्या लिखेंगे? मोल प्रभाज लिखेंगे। बस खत्म। तो इस बार क्या कहना है आपको कि द्रव की सतह पर लगने वाला आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बस नियम को पलट दिया, अब इसके जगह पर ये मोल प्रभाज। क्लियर? चलो जल्दी से थोड़ा सा आप कीजिए नियम को। चलिए, द्रव की सतह पर लगने वाला आंशिक दाब, लगने वाला आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? कह रहा है कि द्रव की सतह पर लगने वाला आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर? अगर आप इसको हटाएंगे तो आपको पता है कि एक नियतांक आएगा और यहाँ KH बोलते हैं और ये है मोल प्रभाज गैस का। तो इसको भी क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक ही बोलते हैं। समझ रहे हो? हेनरी नियतांक या फिर क्या बोल सकते हैं? स्थिरांक भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंशिक दाब और ये क्या होगा? गैस का मोल प्रभाज। क्लियर? चलिए, एक बात और है कि थोड़ा सा लिखना होगा, लिख लेंगे आप कि अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं, चलिए तापमान को अगर आप बढ़ाते हैं तो गैस की विलीयता बोलिए क्या होता है? विलीयता, गैस की विलीयता, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो गैस की विलीयता घटता है, तापमान बढ़ाने से गैस की विलीयता घटेगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो जलीय जीव है, जो जल में रहता है,
जलीय जीव ठंडा पानी में अच्छा महसूस करता है गर्म पानी के तुलना में। मतलब कि जलीय जीव जो है वह ठंडा पानी में रहना पसंद करता है, गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करता है। क्यों? तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि अगर तापमान ज़्यादा है तो गैस की विलीयता कम होगी। अब मान लीजिए कि पानी गर्म है, तो पानी गर्म मतलब उसका तापमान ज़्यादा है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस की विलीयता कम होगी, तो उसमें ऑक्सीजन गैस कम घुला हुआ है, इसीलिए जो उसमें जलीय जीव जंतु अच्छा महसूस नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब आ रहे हैं हम हेनरी साहब का जो नियम है वह कहां पर प्रयोग किया जाता है। चलो देखिए हेनरी नियम का प्रयोग है। तो पहला प्रयोग है कार्बोनिकृत पदार्थों के उत्पादन में। आप लोग पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स को ही यहां पर एक कार्बोनिकृत पदार्थों के उत्पादन में कह रहा है। उसमें जो है क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स वाले बोतल में कि इसमें कोल्ड ड्रिंक्स को भर दिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स को भरने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काफी दाब दे करके, बहुत ही दाब के साथ इस बोतल को क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है। तभी आप यहां ये जब ढक्कन खोलते हैं ना, तो यहां से क्या होता है CO2 गैस जो ऊपर में रहता है वो निकल जाता है। समझे? तो कार्बोनिकृत पदार्थों के उत्पादन में यहां प्रेशर दाब रहता है, 4 से 5 ATM दाब के साथ इसको घुलाया जाता है। बहुत ही अंदर तक घुलाया जाता है, इसमें अंदर तक घुल जाता है CO2 गैस। समझे? तभी आप यहाँ ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर में जो निकल जाता है। अभी आपको देखना है तो क्या करो, ऐसे ढक्कन को ऐसे बंद करके ऐसे से हिलाइए, हिला करके छोड़िए, देखिए ऊपर सब फेंक देगा। क्लियर है? और ये समझ गए। दूसरा नंबर देखिए, पर्वतारोहियों के ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस। जैसे जो भी मान लीजिए कि जाते हैं पहाड़ पर, जाते हैं ऊपर, धरती से ऊपर जाइए, तो आपको पता है कि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ना, दाब क्या हो, कम होते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब क्या होगा, कम होगा। तो हमको ये बताइए कि दाब कम होगा तो आपके खून में ऑक्सीजन गैस घुल पाएगा? अच्छा से नहीं घुलेगा, क्योंकि विलीयता निर्भर करता है किस पर, दाब पर। तो दाब कम हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस कम घुलेगा। तो ऑक्सीजन गैस कम घुलेगा तो आपको चक्कर आने लगेगा। आ रहा समझ में? तो कहिए कि सर इसमें क्या हो, जैसे मान लो ये देखिए धरती है, चलो ये धरती है, ये क्या है, ये पहाड़ है, ये मान लीजिए कि आप लोग हैं, आप लोगों में से कोई मान लीजिए कि विवेक कुमार है, इनको पहाड़ पर जाना है, तो अपना पहाड़ पर जाएंगे। जाने के बाद क्या होगा, यहाँ दाब कम है, तो दाब कम होने से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन गैस है वह इनके खून में अच्छा से नहीं घुल पाएगा। तब क्या होता है कि जो ये अपने साथ सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ऐसे ही नहीं जाता है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है। तो अपने साथ जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं ना, तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस को भी भर दिया जाता है। जानते हैं कि ये काम करेगा क्या कि जो दाब घट रहा था ना, ये दाब को बढ़ाता है। नाइट्रोजन गैस दाब को बढ़ाएगा, और जब दाब बढ़ा देगा तो ऑक्सीजन गैस आपके खून में अच्छा से घुल जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए नाइट्रोजन गैस मिलता है। फिर यह गहरे समुद्र में गोताखोर में, तो गोताखोर आप समझ रहे हैं ना, नीचे जो जाता है पानी के अंदर में, तो वह भी अपने साथ सिलेंडर लेकर जाता है। तो वहां पर भी हेनरी का नियम जो है वो प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक खत्म और ये चैप्टर खत्म। अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। आप लोग लेक्चर को अच्छा से देखिए, समझिए, और पूरा ये नहीं देखो, स्टार्टिंग से जितना भी लेक्चर हुआ है सब कुछ देखते रहिए। समझ रहे हो? ठीक है, ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।